नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू दिस लेक्चर सीरीज ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जिसमें हम बात करेंगे चैप्टर 3 ऑफ दिस एनसीईआरटी बुक विच इज ऑफ क्लास 9। उम्मीद करता हूं पहले के दोनों चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना दोस्त, ये डील करेगा पॉवर्टी से। हम बात करेंगे इसमें गरीबी से। जिस तरीके से आप ये पिक्चर देख पा रहे हो, रोज आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, इन योर एवरीडे लाइफ, व्हेन यू वोक अप एंड व्हेन यू गो टू स्लीप, इन द मिड ऑफ दैट you of course see this kind of picture either on the traffic light या फिर जिस भी रोड से आप गुजरते हो उसके बगल में। क्या आपने कभी सोचा है दोस्तों कि एज अ वेलफेयरिस्ट सोसाइटी हम लोग इन लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, या फिर हमारी सरकार टू बी वेरी स्पेसिफिक इन लोगों के लिए क्या कर रही है, या कि इन लोगों को कैसे सबसे पहले पहचाना जाता है कि कौन गरीब है कौन अमीर है। ऐसे क्या क्राइटेरियाज हमने बनाए हुए हैं जो ये बताते हैं कि कुछ लोग गरीबी कहलाएंगे और कुछ लोग गरीब नहीं कहलाएंगे। तो बेसिकली दोस्तों इस चैप्टर में हम लोग यही देखने की कोशिश करेंगे कि पॉवर्टी क्या होती है, पॉवर्टी को किस तरीके से मापा जाता है, पॉवर्टी के लिए किस तरीके से हमारी सरकार काम कर रही है। यहां पे बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस एनसीईआरटी ने हमको देने की कोशिश की है, जिसको हम लोग बहुत बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे भारत में जो पॉवर्टी ट्रेंड्स है दोस्तों, ये बेसिकली मेजर किए जाते हैं बाय द पॉवर्टी लाइन। ये पॉवर्टी लाइन क्या होती है, इसको कैसे मेजर किया जाता है, ये मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा। अभी तो हम सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे हैं। नाउ जो कॉजेज है पॉवर्टी के या एंटी पॉवर्टी के जो मेजर्स हमारी सरकार ले रही है, उसको भी यहां पे डिस्कस किया गया है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में मैं आपको यह जरूर बताना चाहूंगा, जो मैंने आपको बार बार बताने की कोशिश की, एक अलग फॉर्मेट में जो हमको एनसीईआरटी बताती है। आज जो हमारे यहां पे आपको झुग्गीज देखने को मिलती हैं, या मैं बोलूं एक स्लम एरिया, आप सब धारावी का नाम जानते हो। आज इतने बड़े बड़े स्लम एरियाज क्यों डेवलप हो रहे हैं? अगेन जैसा हमने बात करी थी कि अर्बन माइग्रेशन हो रहा है, लोग अपने रूरल एरिया को छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि वहां पे उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। वहां पे हमने देखा था कि किस तरीके से लैंडलेस लेबरर्स को अर्बन एरिया में शिफ्ट होना पड़ता है फॉर द एम्प्लॉयमेंट पर्पस। कई बच्चे आपको एज अ बेगर देखने को मिलते हैं रोड्स पे। क्यों? क्योंकि माइट बी पॉसिबल उनके माता पिता के पास इतने पैसे नहीं होते होंगे कि वो उनका पेट भर पाए। ये बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। और इनफैक्ट टू बी वेरी स्पेसिफिक, क्योंकि हम यहां पे सिर्फ पॉवर्टी की बात करेंगे, तो आपको जानना बहुत जरूरी है कि एवरी 4th पर्सन इन इंडिया इज पुअर। हर चौथा व्यक्ति भारत में आज भी गरीब है। यह दिखाता है इस पर्टिकुलर टॉपिक की सीरियसनेस और इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सबसे बड़ा चैलेंज जो आज हम फेस कर रहे हैं। अब दोस्तों दो टिपिकल पेज पढ़ेंगे हम लोग रिलेटेड टू पॉवर्टी। जैसा कि आप देख पा रहे हो, सबसे पहले एक अर्बन केस और दूसरा एक, जैसा आप देख पा रहे हो यहां पे, रूरल केस। तो चलिए सबसे पहले अर्बन केस की बात करते हैं। ये स्टोरी है राम सरन की। दोस्तों 33 साल का ये व्यक्ति राम सरन एक डेली वेज लेबरर है, जो कि व्हीट फ्लोर मिल में काम करता है नियर रांची इन झारखंड। ये 1500 रुपए महीना कमाता है जब भी उसको नौकरी मिलती है, जब 1500 रुपीज अ मंथ। और एम्प्लॉयमेंट रेगुलर बेसिस पे नहीं है इसकी, और रेगुलर बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट ना होना ये तो आप ऑलरेडी समझ चुके हो, जो हमने अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात की थी। अब यहां पे ये जो पैसे कमाता है दोस्तों, इससे इसको 6 लोगों की फैमिली सस्टेन करना होती है, जिसमें इसकी वाइफ है और 4 बच्चे। सारे बच्चे बिटवीन द एज 6 to 12 ईयर्स है। 6 आई मीन मंथ्स, 6 मंथ टू 12 ईयर्स। इसी के साथ इस व्यक्ति को पैसे बचा के विलेज भी भेजना होते हैं, जो कि नियर रामगढ़ है, एक हाइपोथेटिकल अगेन जगह है। इसके विलेज में इसके माता पिता रहते हैं जो कि बहुत गरीब हैं। उसके फादर एक लैंडलेस लेबरर है, जो कि पूरी तरीके से राम सरन पे डिपेंडेंट है। राम सरन एक रूम के रेंट में रहता है एक बहुत ही क्राउडेड बस्ती में ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। ये एक टेम्पररी घर है, जैसा आप झुग्गी झोपड़ी देखते हो अपने आसपास।
उसकी जो वाइफ है शांता देवी, वो भी पार्ट टाइम जॉब करती है घरों के डेली कोर्स के काम करने में, और 800 रुपए हार्डली महीने में कमा पाती है। इन सब पैसों में ये लोग हार्डली अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाते। उनका जो बड़ा बेटा है वो भी टी शॉप में काम करता है। इस तरीके से इनकी पूरी फैमिली इनकम नियर अबाउट 300 रुपीज हो जाती है। वहीं जो उनकी 10 ईयर ओल्ड डॉटर है वो अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखती है। कोई भी बच्चा इनमें से 6 में से स्कूल नहीं जा पाता। इनके पास 2 जोड़ी कपड़े होते हैं पहनने के लिए, और कोई भी लग्जरी शूज और लग्जरी आइटम नहीं होते। और अगर इस सिचुएशन में कोई बीमार पड़ जाए तो उसको ठीक करवाने के पैसे नहीं है। तो यहां से आपने कुछ चीजें देखी। क्या 1 रूम रेंटेड हाउस में रहते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड 0, कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जा पाता, राइट टू एजुकेशन अवेल नहीं कर पा रहे, हेल्थ केयर फैसिलिटीज एक्सेसिबल नहीं है जब भी बीमार पड़ जाए, मतलब सीधे लाइफ को थ्रेट। आपको बात समझ में आ रही है? अर्बन केस में किस तरीके की पॉवर्टी हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। चलिए अब थोड़ी सी बात करते हैं कि रूरल केस कैसे अलग है। यहां पे बात करेंगे लखा सिंह की। ये एक व्यक्ति है, अगेन ही बिलोंग्स टू अ स्मॉल विलेज नियर मीरठ इन यूपी। इस बार हम उत्तर प्रदेश की सैर करने चलेंगे। इस व्यक्ति के पास भी दोस्तों कोई भी जमीन नहीं है। इसी कारण से यह व्यक्ति ऑड जॉब्स करता है। ऑड जॉब्स जैसे कि बड़े फार्मर, बड़े किसान क्या चले गए, उसने जो काम बताया वो कर दिया, उसके बदले में कुछ पैसे मिल गए। और इसका काम भी रेगुलर बेसिस पे नहीं है, जब मिलता है जब पैसे आ जाते हैं। कभी 50 रुपए आ जाते हैं जब कोई कठिन काम होता है, या फिर उससे भी कम। मगर यहां पे यह देखा जा सकता है कि कभी कभी तो इस व्यक्ति को पैसे भी नहीं दिए जाते। जैसा कि हम अभी तक चर्चा करते हुए आ रहे हैं कि कई लोगों को एज अ काइंड में माइट बी पॉसिबल वीट दे दिया जाता है कि जाओ थोड़ा सा खाना ले जाओ, खाना खा लेना, इस तरीके से। अब इसके पास भी 8 लोगों की फैमिली है, और इस 8 लोगों की फैमिली को इस मेगर इनकम में पाल पाना बहुत कठिन है। और इसी कारण से इसकी फैमिली भी हार्डली 2 टाइम का खाना खा पाती है। ये कच्चे हट में रहता है ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज। वुमेन जो है इसकी फैमिली की, दे स्पेंड द डे चॉपिंग फॉडर एंड कलेक्टिंग फायरवुड इन द फील्ड्स, ताकि वो खाना बना पाए। इनके फादर एक टीबी पेशेंट है जो कि 2 साल पहले ड्यू टू लैक ऑफ मेडिकेशन मर चुके हैं। आपको समझ में आया कि क्यों ये व्यक्ति मेडिकल फैसिलिटीज अपने पिताजी को अवेल नहीं करवा पाए? अगेन ड्यू टू पॉवर्टी और ड्यू टू लैक ऑफ मनी। उनकी जो मदर है, शी सफर्स फ्रॉम द सेम डिजीज एंड लाइफ इज स्लोली एबिंग अवे, और वो अपनी माता को भी मरते हुए लगातार देख रहे हैं, क्योंकि अगेन उनके पास पैसे नहीं है कि मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल करवा पाए। विलेज में एक प्राइमरी स्कूल है जिसमें लखन कभी गया नहीं, क्योंकि उसको 10 साल की उम्र से काम करना पड़ा। और नए कपड़े, नए जूते, ये तो सब उसके लिए आज भी ड्रीम है। तो यहां पे आपने दोस्तों देखा कि किस तरीके से रूरल केस में भी पॉवर्टी की जो दशा है वो एक व्यक्ति को अफेक्ट कर सकती है। अब हम बात करते हैं पॉवर्टी जो सोशल साइंटिस्ट देखते हैं। बेसिकली पॉवर्टी, गरीबी को देखने के बहुत सारे सोशल इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कोई कितना अनपढ़ है, जैसे अभी हमने रूरल केस में बात करी, अर्बन केस में बात करी। इलिटरेसी लेवल को मेजर करके पॉवर्टी का एस्टिमेशन लगाया जाता है। साथ ही माल न्यूट्रिशन, कुपोषण, इसको पता करके गरीबी का पता लगाया जाता है। साथ ही हेल्थ केयर फैसिलिटीज को एक्सेस न कर पाना, जैसा अभी हमने बात करा, जिस कारण से लखन की फादर की डेथ होती है, मदर को मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं करवा पा रहे, ये आता है पॉवर्टी में, इसके थ्रू मेजर की जाती है। जॉब अपॉर्चुनिटीज लैक करना या ना होना, ये पॉवर्टी में आता है। लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जिस तरीके से आप ये देख पा रहे हो, ये पॉवर्टी में आता है। सैनिटेशन फैसिलिटीज, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हो, ये पॉवर्टी में आता है। तो बेसिकली जो पॉवर्टी का एनालिसिस है, इट इज होली बेस्ड ऑन सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी, एंड इट इज नाउ बिकमिंग वेरी कॉमन। हाँ, सवाल जरूर आ रहा होगा, ये सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है, ये वल्नरेबिलिटी क्या होती है? तो सबसे पहले देखते हैं कि सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से पॉवर्टी
must be seen in terms of the poor having to live only in a poor surrounding with other poor people. बेसिकली दोस्तों बहुत ही आसान भाषा में समझने के लिए कुछ लोग या मैं कहूं एक ग्रुप जिनको आप अपनी सोसाइटी से बाहर के तौर पे देखते हो, जैसे आज हमारे यहां पे कास्ट सिस्टम जिसमें एक पर्टिकुलर कास्ट को एक्सक्लूड कर दिया जाता है इक्वल अपॉर्चुनिटी से। उस कास्ट को जनरली आपने देखा होगा जैसे शेड्यूल कास्ट, कई गांवों में उनको आउटकास्ट माना जाता है, उनको सोशली एक्सक्लूड कर दिया जाता है। ये वो क्लास है जिसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज सोसाइटी नहीं देती एंड सो दे वर नॉट प्रोवाइडेड एंड दे कांट एंजॉय द सोशल इक्वलिटी। मतलब कि एक वो व्यक्ति या एक वो ग्रुप जो बहुत वेल ऑफ है, वो अगर कोई चीजों को एक्सेस कर पा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये ग्रुप जिसको सोशली एक्सक्लूड कर दिया गया है वो उन फैसिलिटीज को एक्सेस ना कर पाए, तो ये ग्रुप सोशली एक्सक्लूड माना जाएगा और इसको सोशल एक्सक्लूजन बोला गया। और इसी कारण से यहां लिखा गया है कि एक ऐसी प्रोसेस है थ्रू विच इंडिविजुअल्स या फिर ग्रुप आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम फैसिलिटीज, और जो बेनिफिट्स और अपॉर्चुनिटीज इनको मिलना चाहिए थी, जो इनको एक बेटर कंडीशन प्रोवाइड कर सकती थी, वो नहीं मिल पाती और ये उससे वंचित रह जाते हैं। ये बात थी सोशल एक्सक्लूजन की। तो चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरी टर्म, दैट इज वल्नरेबिलिटी। बहुत ही आसान सा एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि एक नेचुरल कैलेमिटी अर्थक्वेक हिट करती है। जैसे ही अर्थक्वेक आता है, आप मैं जो फिजिकली हैंडीकैप्ड नहीं है, हम लोग बहुत आसानी से भाग पाएंगे। मगर अब आप इस बच्चे को इमेजिन करिए, इसके पैरों में थोड़ी सी विषमता है, क्या यह हमारी तरह बिल्कुल फास्ट भाग पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो आपने क्या देखा? प्रॉब्लम एक थी अर्थक्वेक, हमारे लिए भी इस बच्चे के लिए भी, मगर हम भाग पाए, ये नहीं भाग पाया। तो बस ऐसे ही लोगों को या इनके जैसे लोगों के ग्रुप को वल्नरेबल कहा गया है। और जैसा कि आप अब यहां पे देख सकते हो, इन बच्चों को आपको देख के लग रहा होगा कि ये बच्चे बहुत गरीब परिवार से आते हैं, और गरीब इकोनॉमिक सेंस में बोल रहा हूं मैं, ये ध्यान रखना, बहुत फर्क है इकोनॉमिक सेंस और सोशल सेंस। यहां पे दोस्तों ये जो बच्चे हैं, ये ऐसी बैकवर्ड कास्ट, ऐसी बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं जिनका भविष्य अगर देखा जाए, इन द कमिंग ईयर्स इनको देखा जाए, तो ये बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि ये गरीब ही रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगेन इनके पास एक्सेस नहीं है, इनके पास अच्छी एजुकेशन की एक्सेस नहीं है, इनके पास हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है। अगर मान लो ये 4 बच्चे इनमें से माल नरिश्ड है, इनके पास प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है। जब न्यूट्रिशन नहीं है तो पढ़ाई में मन कैसे लगेगा? और आपके पास तो सब कुछ है, तो आपका मन तो लगना ही चाहिए, नहीं लग रहा तो खैर वो अलग बात है। मगर यहां पे इन बच्चों के पास में विषमताएं हैं कुछ, जिस कारण से इनका मन नहीं लग रहा, या पढ़ नहीं पा रहे, और इसी कारण से इनके पास फ्यूचर में जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी, तो ये गरीब के गरीब ही रह जाएंगे। इन सेक्शन को वल्नरेबल माना जाता है। और बेहतर तरीके से आप इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे तो समझ में आएगा। वल्नरेबिलिटी जो है, इसके थ्रू पॉवर्टी को मेजर किया जाता है। वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी इज अ मेजर, जिसमें यह देखा जा सकता है कि कैसे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, या कुछ इंडिविजुअल्स जैसे कोई विडो है, कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है, कि वो फ्यूचर में गरीब ही रह जाएगा। तो ये हमने देखा कि वल्नरेबिलिटी क्या होती है। हमने देखा कि कैसे एक इंडिविजुअल या एक पर्टिकुलर ग्रुप आगे चल के एक्सेस ना होने के कारण, इक्वल अपॉर्चुनिटी ना होने के कारण गरीब रह सकता है। अब हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे पॉवर्टी लाइन पे, क्योंकि पॉवर्टी लाइन को एनसीईआरटी ने बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया है, तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जरूर दूंगा। आप धैर्यपूर्वक सुनिएगा इसको। हम लोग सबसे पहले दोस्तों यहां पे बात करने की कोशिश करेंगे अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ पॉवर्टी। आपको क्योंकि यह पता होना चाहिए कि पॉवर्टी को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, जिसमें सबसे पहले अगर मैं आपको बताना चाहूं, 1938 में यहां पे गठन होता है नेशनल प्लानिंग कमेटी का। मैं आपके लिए वापस रिवाइज करवा देता हूं या बता देता हूं। नेशनल प्लानिंग कमेटी बेसिकली यहां पे जो कैलकुलेशन है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के थ्रू की गई थी, जहां पे मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को डिफाइन किया गया, और जो भी उससे नीचे आया
उसको बिलो पॉवर्टी लाइन में रख दिया गया। ये बात है 1938 की, जब हम इंडिपेंडेंट भी नहीं हुए थे। आप ध्यान दे रहे हो मैं उम्मीद करता हूं। फिर बात आती है 1962 में। अब आपको ये पता होना चाहिए कि यहां पे हमारी प्लानिंग कमीशन आ चुकी थी, तो अब जिम्मा आ जाता है प्लानिंग कमीशन पे। यहां पे प्लानिंग कमीशन मिनिमम इनकम लेवल पे डिफाइन कर देती है पॉवर्टी को, मिनिमम इनकम लेवल। इसके बाद में अगर मैं तीसरे नंबर पे बात करूं तो अब कमिटी का गठन होना चालू होता है। जैसे जैसे हम डेवलप हो रहे थे वैसे वैसे हम पॉवर्टी को दूर करने के लिए अलग अलग मैकेनिज्म ला रहे थे। आप यहां पे ये भी देख सकते हो। यहां पे बात करेंगे हम वाई के अलग कमिटी के बारे में। वाई के अलग कमिटी बनाई गई थी 1979 में। यहां पे बेसिकली दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो ये कि अलग कमिटी ने कैलोरी बेस्ड कैलकुलेशन की एक परिवार या एक इंडिविजुअल कितनी कैलोरी कंज्यूम कर रहा है, इसके बेसिस पे कंक्लूजन निकाला कि कौन पॉवर्टी में आएगा। और ये जो डाटा है ये प्रोवाइड करने वाली संस्था थी NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। तो वाई के अलग कमेटी इन दो चीजों के थ्रू पॉवर्टी लाइन को बताने लगी या पॉवर्टी का कैलकुलेशन करने लगी। चौथे नंबर पे अगर मैं आपको लेके चलूं तो आती है लक्कड़वाला कमेटी। लक्कड़वाला कमेटी बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी है, क्योंकि ये बहुत बार अक्सर आपको एग्जाम्स में पूछी जाती है, वेदर स्टेट PSC और UPSC। इसको बनाया गया था 1993 में। आप ऐसा भी याद रख सकते हो कि LPG के 2 साल बाद। इसमें जो सबसे अलग काम किया गया था वो आपको याद रखने की जरूरत है। यहां पे स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइंस बताई गई थी। इस स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइंस को कैलकुलेट करने के लिए 2 इंडेक्स का यूज किया गया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। एक तो CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, दूसरा CPI फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर्स। इन 2 इंडेक्स का यूज किया गया था। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस कारण से लक्कड़वाला को याद रखा जाता है, यहां पे जो BPL की पॉपुलेशन है, दैट इज पीपल हु बिलोंग फ्रॉम द बिलो पॉवर्टी लाइन, उनकी संख्या 16% हुआ करती थी, जो कि इसके बाद बढ़ के नियर अबाउट 36.3% हो गई। मतलब कि लक्कड़वाला की कैलकुलेशन के बाद में ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए, तो सरकार का और भी ज्यादा जिम्मा बढ़ गया कि अब तो और ज्यादा काम करना पड़ेगा। इसके बाद में एक और बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी आती है जिसका नाम है तेंदुलकर कमेटी। यह तेंदुलकर कमेटी आती है 2005 में। अब दोस्तों यहां पे बेसिकली जो तेंदुलकर कमेटी है इसमें आपको 2 चीजें फिर से ध्यान रखना पड़ेगी। एक है MRP और दूसरा है URP। तेंदुलकर कमेटी ने URP को चेंज करके MRP में कन्वर्ट किया। हां, अब यह सवाल आ रहा होगा कि ये URP और MRP क्या है। URP का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड। जी हां, यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड। वहीं MRP का फुल फॉर्म है मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। अब ये क्या है? यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड में बेसिकली दोस्तों क्या देखा जाता था गरीबी को देखने के लिए कि पास्ट 30 दिन में व्यक्ति ने कितना कंजम्पशन किया है, फूड, क्लॉथिंग, जैसा अभी आप यहां पे देख पा रहे हो। मगर मिक्स्ड रिस्पॉन्स रेफरेंस पीरियड में बेसिकली कुछ चेंजेस किए गए कि 5 आइटम्स को अलग निकाल लिया गया। इन 5 आइटम्स को पूरे 1 साल के लिए देखा गया, 1 साल का कैलकुलेशन किया गया, और वहीं बाकी के जो आइटम्स थे उनका कैलकुलेशन 30 दिन का किया गया। तो इस तरीके का कुछ चेंज किया गया यूनिफॉर्म से मिक्स्ड तेंदुलकर कमेटी के द्वारा। इसी के साथ साथ इन्होंने शिफ्ट किया फ्रॉम कंजम्पशन बेस्ड पॉवर्टी एस्टीमेट जो पहले चल रहा था, जैसा भी हमने यहां पे बात करी कि कंजम्पशन बेस्ड एस्टीमेट आया था, जैसा आप देख पा रहे हो ना, कैलोरी बेस्ड यहां पे शुरू हो गया था। तो तेंदुलकर कमेटी ने दे शिफ्ट अवे फॉर कंजम्पशन बेस्ड पॉवर्टी एस्टीमेट। इसी के साथ दोस्तों तेंदुलकर कमेटी आने के बाद में वी शिफ्टेड अवे फ्रॉम एक्सक्लूसिव कंजम्पशन बेस्ड पॉवर्टी। इस पॉइंट को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही सवाल आपसे पूछा जाएगा। कंजम्पशन बेस्ड पॉवर्टी, ये क्या बोल दिया मैंने, इसको समझाता हूं वापस से, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो दोस्त, अब यहां पे मेरे को एक शब्द और ऐड करना पड़ेगा वरना आप लोग कंफ्यूज जाओगे, जिसका नाम है एक्सक्लूसिव। अब ये एक्सक्लूसिव
बेस्ड पॉवर्टी, एक्सक्लूसिव कंजम्पशन बेस्ड पॉवर्टी क्या है इसको समझाता हूं मैं। देखो, आज की तारीख में सिर्फ कैलोरी का कंजम्पशन कितना कर रहा है व्यक्ति, सिर्फ इसको नहीं नापते हैं, इसके साथ बहुत सारी चीजें नापी जाती हैं जिससे हम पॉवर्टी लाइन को कैलकुलेट करते हैं। मगर तेंदुलकर कमेटी ने जो ये एक्सक्लूसिव कंजम्पशन बेस्ड पॉवर्टी है, क्योंकि आप यहां पे देख सकते हो, जैसे देखो वाई के अलग कमेटी की जब हमने बात करी थी तो यहां पे हमने कैलोरी बेस्ड की बात करी थी कि कितनी कैलोरी कंज्यूम कर रहा है एक व्यक्ति, उस पर बोल देते थे हम लोग कि अगर इतनी कैलोरी नहीं खा पा रहा तो ये पॉवर्टी लाइन में। यहां पे ये जो एक्सक्लूसिवनेस है इसको खत्म कर दिया गया। अब बोला गया कि सिर्फ कैलोरी के दम पे आप पॉवर्टी डिसाइड नहीं करोगे, यहां पे और भी बहुत सारी चीजें ला दी गई, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, एजुकेशन क्या है, हेल्थ क्या है, एक्सेट्रा। तो आज जो है सिर्फ कैलोरी के दम पे हम लोग पॉवर्टी को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो उम्मीद करता हूं कि एक्सक्लूसिव कंजम्पशन बेस्ड पॉवर्टी को जो हमने हटाया, शिफ्ट अवे हुआ तेंदुलकर कमेटी के बाद में, ये क्या होता है ये आप समझ गए। इसी के साथ यहां पे एक यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन का गठन किया गया। ये यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन जो है ये रूरल और अर्बन इंडिया के लिए बनाई गई। इसी के साथ में प्राइवेट एक्सपेंडिचर को भी यहां पे इनकॉर्पोरेट किया गया। ध्यान देने की जरूरत है, प्राइवेट एक्सपेंडिचर को यहां पे इनकॉर्पोरेट किया गया, वो प्राइवेट एक्सपेंडिचर जो हेल्थ और एजुकेशन पे खर्चा हो रहा है, इसको भी यहां पे देखा गया। इसी के साथ में न्यू प्राइस एडजस्टमेंट प्रोसीजर, एक लाइन सुन लो बस आप, इसको आप फ्यूचर में पढ़ोगे क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं तो ये चीज अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते। न्यू प्राइस एडजस्टमेंट प्रोसीजर, इसको भी यहां पे लाया गया। और इन सबके थ्रू फाइनली हमारे सामने जो आज मेथडोलॉजी है जिसके बेसिस पे हम पॉवर्टी को मेजर करते हैं वो तेंदुलकर मेथडोलॉजी ही है। जिस तरीके से आप देख सकते हो, नंबर ऑफ पुअर पीपल इन मिलियंस इन 1993 to 94 व्हेन इट वाज मेजर्ड, रूरल पॉपुलेशन में 329 मिलियन पीपल वर बिलो पॉवर्टी लाइन, वहीं अर्बन में 75। अगर मैं कंपेयर करूं 2011-12 से तो आप देख सकते हो वी हैव रिड्यूस्ड फ्रॉम रूरल एरिया टू 217 एंड फ्रॉम अर्बन एरिया टू 53। मगर यहां पे अगेन आपको मुझे थोड़ा सा बाइफरकेट करके बताना पड़ेगा क्योंकि 2005 में आई थी ये तेंदुलकर कमेटी, मगर 2012 में एक और कमेटी का गठन किया गया था जिसका नाम है रंगाराजन कमेटी। जी हां, अब इनमें से थोड़ा सा डिफरेंस समझो। रंगाराजन कमेटी जो है वो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा बनाई गई थी। वहीं बनाई, इनफैक्ट थोड़ा सा गलत बोल दिया मैंने, CMIE जो है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इसके थ्रू डाटा निकाला गया था इन रंगाराजन कमेटी। वहीं जो तेंदुलकर कमेटी है इसको डाटा देने वाली कौन सी एजेंसी थी? NSSO। तेंदुलकर कमेटी में जो अप्रोच थी, ध्यान से सुनना दोस्त, वो नॉर्मेटिव अप्रोच थी। नॉर्मेटिव अप्रोच ये बोलती है जो होना चाहिए। इसी के साथ में जो रंगाराजन कमेटी थी इसमें नॉर्मेटिव और बिहेवियरल अप्रोच देखी गई थी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं देता हूं बहुत अच्छा सा आपको, जैसे नॉर्मेटिव अप्रोच ये बोलती है कि राइट टू एजुकेशन के थ्रू लोगों को अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना चाहिए, मगर बिहेवियरल ये बोलता है कि सरकारी स्कूल में माँ बाप बच्चों को नहीं भेजते, भले वो कितना भी सस्ता हो कितना भी अच्छा हो, प्राइवेट स्कूल में भेजते। तो इस तरीके से ये डिफरेंसेस होते हैं। फिर अगर हम बात करें तेंदुलकर कमेटी के बारे में, तो यहां पे जो मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड है इसको डिवाइड किया गया था, जैसा मैंने बताया 30 डेज और 1 ईयर में। अभी बताया था, आपको याद होगा, 30 डेज हम बाकी आइटम्स के लिए ले रहे थे और 1 ईयर में हमने 5 आइटम्स रख दिए थे, अभी जस्ट हमने बात करी। वहीं अगर यहां पे रंगाराजन कमेटी की बात करूं तो इस MRP को भी मॉडिफाइड कर दिया गया था रंगाराजन कमेटी के द्वारा। इस मॉडिफाइड MRP में बेसिकली फर्दर बाइफर्केशन किए गए थे कि कुछ आइटम्स को 30 दिन के लिए देखा जाता था, कुछ आइटम्स को 7 डेज के लिए और बाकी सारे आइटम्स को 1 ईयर के लिए देखा जाता था। अब इसमें क्या क्या चीजें आती थी? अगेन फूड, हेल्थ, एजुकेशन, क्लोथिंग। वहीं यहां पे जब तेंदुलकर कमेटी की बात करेंगे तो भी यही फूड, नॉन फूड जैसे एजुकेशन, हेल्थ, कैलोरी एक्सेट्रा।
अब रंगाराजन कमेटी के हिसाब से जब नापी गई तो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ गए 29.5% लोग। वहीं तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से आए थे 21.9% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन। तो इस तरीके से आपको ये चीज पता होनी चाहिए थी। और क्योंकि दोस्तों अब हमने इतनी बातें कर ली है तो ऑफकोर्स हमें कॉजेज ऑफ पॉवर्टी भी पता होनी चाहिए। बेसिकली अगर कॉजेज ऑफ पॉवर्टी को मैं डिवाइड करना चाहूं तो कुछ फैक्टर्स में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे सबसे पहला पैरामीटर में लेना चाहूंगा यहाँ पे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में अगर हम लोग और फर्दर बाइफरकेट करना चाहें तो जो इनइक्वालिटी है हमारे इस सोसाइटी में, इट वाज लास्टिंग सिंस मोनार्की पीरियड। जब हमारे मिडिवल पीरियड में मोनार्की हुआ करती थी, जो टैक्सेस लिए जाते थे, उस समय से इनइक्वालिटी प्रेजेंट है। और साथ ही साथ इसको तो और बढ़ा दिया गया जब कॉलोनियल पीरियड हमारे यहाँ आया। जब कॉलोनियल पीरियड आया तो ड्रेन थ्योरी, हम सब जानते हैं किस तरीके से हमारी वेल्थ पूरी तरीके से ड्रेन आउट कर दी गई, ब्रिटेन ले गए। यहां पे अगेन इनइक्वालिटी बढ़ी, यहां पे अगेन हमारे लोग पॉवर्टी में चले गए, या मैं बोलूं बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए। और साथ ही यहां पे एक सबसे बड़ा कारण अंडर डेवलपमेंट, जिस कारण से हमारे लोग फर्दर फ्यूचर में भी, जब ब्रिटिशर्स हमें छोड़ के गए, आजाद हुए मतलब जब हम, उसके बाद भी हम लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के ऊपर नहीं आ पाए बिकॉज वी वर अंडर डेवलप्ड। दूसरा अगर मैं कॉज आपको बताना चाहूं तो इकोनॉमिक कॉज। यहां पे बिकॉज वी वर द एग्रेरियन सोसाइटी, तो यहां पे हमारे पास ज्यादा कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज थी नहीं। और अग्रेरियन सोसाइटी में भी हमारी एक और प्रॉब्लम थी, दैट इज फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड। फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड का मतलब है कि हमारे यहां बड़ी बड़ी लैंड होल्डिंग्स हमारे फार्मर्स के पास में नहीं है। ये एक और प्रॉब्लम है जिस कारण से कि बहुत से किसान बिलो पॉवर्टी लाइन चले जाते हैं। साथ ही हमारे एक इकोनॉमी में बहुत बड़ी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है कि वी शिफ्टेड फ्रॉम एग्रीकल्चर डायरेक्टली टू सर्विस सेक्टर, ये भी आप जानते हो। और साथ ही जो इनफॉर्मलाइजेशन है हमारे लेबर क्लास का, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, ये इनफॉर्मलाइजेशन भी एक बहुत बड़ा कारण है बिलो पॉवर्टी लाइन का। इसी के साथ अगर मैं कुछ आपको सोशल कॉजेस पे लेकर चलना चाहूं तो उसमें सबसे पहला आएगा सोशल एक्सक्लूजन, जो अभी अभी आपने पढ़ा। इकोनॉमिक एक्सक्लूजन, जो लोगों को इक्वेलिटी नहीं देता, जैसा अभी हमने देखा। एक गरीब व्यक्ति को ज्यादा मार लगती है, जैसे लॉकडाउन हुआ तो सबसे ज्यादा अफेक्ट कौन हुए? आप नहीं हुए, मैं नहीं हुआ, सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ वो इनफॉर्मल लेबरर, वो गरीब जनता जिसके पास ना रहने को छत है ना खाने को खाना। फिर सोशल एक्सक्लूजन में वो लोग आते हैं हु हैव लैक ऑफ एजुकेशन। लैक ऑफ एजुकेशन इज अगेन अ वेरी मेजर हर्डल, एंड फॉर दिस पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रॉब्लम लोग बिलो पॉवर्टी लाइन चले जाते हैं। आखिरी अगर मैं यहां पे आपको कॉजेस बताना चाहूं तो वो है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस, जैसे करप्शन, जैसे पॉलिसीज का पुअर इंप्लीमेंटेशन। हमारी सरकार बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसीज लेके आती है मगर इंप्लीमेंट नहीं कर पाती। फिर पॉलिटिकल विल देखने को ही नहीं मिलती कि हमारा पॉलिटिकल क्लास चाहता हो कि लोगों को गरीबी से उठाया जाए। इसी के साथ में इंक्लूजन और एक्सक्लूजन एरर्स जो हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इंक्लूजन और एक्सक्लूजन एरर्स बेसिकली दोस्तों वो होती है, आपने देखा होगा कि जब हमारी सरकार पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू खाना बेचती है, केरोसिन बेचती है कि लोग अच्छा खाना खा पाएं, बच्चों को खिला पाएं, तो हमने देखा कि ऐसी क्लास खाना ले जाती है जिसके पास सब कुछ है, और ऐसी क्लास जिसको जरूरत है खाने की, इस पीडीएस के थ्रू सस्ते खाने की, उसको मिल ही नहीं पाता अनाज। तो ये इंक्लूजन और एक्सक्लूजन एरर में आता है। इसी के साथ दोस्तों अगर हम पॉवर्टी एस्टीमेट्स की बात करें तो जिस हिसाब से हमारा ट्रेंड अभी कंटिन्यू हो रहा है, हम ये मान सकते हैं कि इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स हमारा जो पॉवर्टी लाइन है इट मे कम डाउन टू लेस देन 20%। ऑल्सो द परसेंटेज ऑफ पीपल अंडर पॉवर्टी जो डिक्लाइन हुए हैं इन द लास्ट 2 डेकेड्स, डेट इज फ्रॉम 1973 टू 1993, यहां पे जो नंबर ऑफ पुअर पीपल डिक्लाइन हुए हैं उनका जो नंबर है वो है 407 मिलियन, जो कि 2004-05 में था, टू 270 मिलियन जो कि 2011-12 में है। और जो औसतन डिक्लाइन है, एनुअल डिक्लाइन, इट इज ऑफ 2.2 परसेंटेज पॉइंट्स। इसी के साथ यहां पे हम देखना चाहेंगे वल्नरेबल ग्रुप्स के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप ये देख पा रहे हो, यहां पे आपको एक फिजिकली माइट बी पॉसिबल हैंडीकैप्ड व्यक्ति दिख रहा होगा, यहां पे आपको एक मदर दिख रही हैं,
यहाँ पे एक ओल्ड एज पर्सन आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे जो प्रपोर्शन है लोगों का बिलो पॉवर्टी लाइन, ये सारे सोशल ग्रुप्स में ऐसा देखा गया है कि एक जैसा नहीं है, और सारी इकोनॉमिक कैटेगरीज में भी एक जैसा नहीं है, ये अलग अलग पाया जाता है। यहाँ पे अगर सोशल ग्रुप्स को मैं बताना चाहूँ तो ये वही सोशल ग्रुप है जिसको मैं अभी बता रहा था आपको, जो मोस्ट वल्नरेबल होते हैं पॉवर्टी लाइन में जाने के लिए। जैसे हमारे यहाँ कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। सिमिलरली अगर इकोनॉमिक ग्रुप्स में बात करें तो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप वो होता है जो रूरल एग्रीकल्चरल लेबर होते हैं उनके हाउस होल्ड्स, या अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड्स। क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको इसके पहले लेक्चर में ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बारे में बताया था, वहां पे मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से यहाँ पे इनफॉर्मल लेबरर्स जो होते हैं उनके पास किसी भी तरीके की सोशल सिक्योरिटी नहीं होती, एंड सो दे वर मोर प्रोन टू शिफ्ट टुवर्ड्स दिस बिलो पॉवर्टी लाइन। इसी के साथ में हम एक यहाँ पे ग्राफ डिस्कस करेंगे जो कि इन ग्रुप्स में पुअर पीपल की संख्या को दर्शाता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो 2011-12 का डाटा है मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स का। अगर शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें तो यहाँ पे आप एक्स एक्सिस पे जो देख पा रहे हो ये सोशल ग्रुप्स हैं और इकोनॉमिक कैटेगरीज हैं। जैसे शेड्यूल ट्राइब एक सोशल ग्रुप हो गया, कैजुअल लेबर फार्म रूरल में एक इकोनॉमिक कैटेगरी हो गई। वाई एक्सिस पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 100 पर्सन्स फ्रॉम द कैटेगरी लिए हुए हैं, और यहाँ पे नंबर बताया गया है ऑफ पुअर आउट ऑफ एवरी दीज 100 पर्सन। आसान भाषा में शेड्यूल ट्राइब के अगर 100 लोग लिए तो यहाँ पे जो पॉवर्टी लाइन के अंदर आते हैं वो 43 लोग हैं। मतलब आप समझ पा रहे हो कि नंबर ऑफ पुअर जो है शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड, वहां पे सबसे ज्यादा रेशियो आपको देखने को मिल रहा है। आउट ऑफ 143 लोग बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं। वहीं अगर शेड्यूल कास्ट की बात करें तो यहां पे आउट ऑफ 129 लोग देखने को मिले। तो एवरेज इंडियन पॉवर्टी रेशियो जो है वो 22 है। मगर हमने देखा कि कैसे दो कम्युनिटी, एक शेड्यूल कास्ट और एक शेड्यूल ट्राइब, इस इंडियन पॉवर्टी रेशियो के जो एवरेज है इससे ज्यादा है। उसमें भी शेड्यूल ट्राइब सबसे ज्यादा, शेड्यूल कास्ट उससे कम। अगर हम लोग इकोनॉमिक कैटेगरी की बात करें तो यहां पे जैसा कि आप देख पा रहे हो, जो कैजुअल लेबर फार्म है या कैजुअल लेबर नॉन फार्म है, मतलब कि अर्बन और रूरल, यहां पे 100 में से 34 दोनों ही केस में आपको पॉवर्टी लाइन पे लोग देखने को मिलेंगे। तो यही बात यहां पे भी लिखी हुई है कि एवरेज फॉर पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन फॉर ऑल ग्रुप्स इन इंडिया इज 22। वहीं 43 आउट ऑफ 100 पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब आर नॉट एबल टू मीट देयर बेसिक नीड। वही 43 का फिगर जो अभी हमने इस ग्राफ में डिस्कस करने की कोशिश की थी। फिर बात करते हैं इसी के तर्ज पे 34% जो अभी हमने कैजुअल वर्कर्स की बात करी, जो अर्बन एरियाज में हमने देखे जो बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, और इसी तरीके से 34% कैजुअल लेबर फार्म रूरल एरियाज में, और 29% शेड्यूल कास्ट में पुअर हमने देखे आउट ऑफ 100। अब यहां पे एक डबल डिसएडवांटेज की बात की है। अगर कोई लैंडलेस कैजुअल वेज लेबरर है तो किस तरीके से उसको डबल डिसएडवांटेज होता है, क्योंकि सबसे पहला अगर आप ये देखोगे कि वो एक डिसएडवांटेज सोशल ग्रुप को बिलोंग करता है, जैसे शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब, और साथ ही साथ उसके पास कोई खुद की जमीन भी नहीं है। तो इस तरीके से एक डबल डिसएडवांटेज से वो गुजर रहा होता है, विच हाईलाइट्स द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी। इसी के साथ साथ इन सोशल ग्रुप्स के अलावा यहाँ पे जो इनकम इनइक्वलिटी है विद इन अ फैमिली वो भी बहुत ज़्यादा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे यहाँ मेन और वुमेन में सेम काम के लिए पैसे अलग दिए जाते हैं, यह आपको पता होगा। मेन वर पेड मोर देन वुमेन। यहाँ पे इसी इनकम इनइक्वलिटी की बात की गई है। पुअर फैमिलीज में हमने देखा है कि हर व्यक्ति सफ़र करता है, मगर कुछ लोग ज़्यादा सफ़र करते हैं। अगर केस लें हम वुमेन, एल्डरली लोग का, फीमेल इन्फेंट्स का, तो हम उनको इक्वल एक्सेस रिसोर्सेज के अवेलेबल नहीं करवा पाते। फैमिली भी उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती कि इनको रिसोर्सेज प्रॉपरली एक्सेसिबल हों जैसे बाकी लोगों को होते हैं फैमिली मेंबर्स के। इसी से मिलती जुलती आपको यहाँ पे एक स्टोरी बताने की कोशिश की है शिवरमन की। शिवरमन एक बहुत ही छोटे से विलेज में रहता है नियर करूर, जो कि तमिलनाडु का एक टाउन में एक विलेज आता है।
करूर फेमस है बेसिकली हैंडलूम और पावरलूम फैब्रिक्स के लिए। शिवरमन एक कॉबलर है बाय कास्ट, जो कि अरुणथथियार कास्ट के अंडर आता है, और वो एक एग्रीकल्चरल लेबर की तरह काम करता है, जहां पे उसे 160 रुपीज पर डे मिलते हैं। मगर ये काम भी उसे सिर्फ 5 से 6 महीने के लिए एक साल में मिलता है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि एग्रीकल्चर फार्म में थ्रू आउट द ईयर काम नहीं होता। वहीं अगर उसकी वाइफ की बात करें शशिकला की, वो भी उसके साथ काम करती है। टोटल 8 मेंबर्स हैं फैमिली में, 3 गर्ल्स, यंगेस्ट एक सन है। कोई भी लड़की इनकी फैमिली में स्कूल नहीं जाती। इसी के साथ जो शिवरमन है वो अपने बेटे को प्लान कर रहा है स्कूल भेजने का जब वो बड़ा हो जाए। शिवरमन की एक अनमैरिड सिस्टर है, जिसकी शिवरमन की वाइफ के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती, एंड सो शी डजंट गेट अलॉन्ग विथ हिज वाइफ। फैमिली बहुत ही डिफिकल्टीज से गुजर रही है, उनको 2 मील एक दिन की भी नहीं मिलती। शिवरमन somehow manages to buy milk once in a while but only for his youngest son। यहां पे इस कहानी के बाद हम ये तो समझ गए कि किस तरीके से पॉवर्टी में लोग रहते हैं, किस तरीके से उनकी दशा रहती है। यहां पे हमें देखने की जरूरत है कि इंटर स्टेट डिस्पैरिटी भी हमारे देश में हमको देखने को मिलती है। ये एक पॉवर्टी का अलग डायमेंशन है। बेसिकली यहाँ पे जो पुअर पीपल का प्रपोर्शन है ये बताएगा हमें कि वो हर स्टेट में किस तरीके से अलग है। रिसेंट एस्टिमेट्स की अगर माने तो पैन इंडिया में हेड काउंट रेशियो जो है इट वाज 21.9% इन 2011-12, और 21 स्टेट में जैसे मध्य प्रदेश, असम, यूपी, बिहार, ओडिशा, दे हैड अबव ऑल इंडिया पॉवर्टी लेवल। इसी के साथ अगर एक और ग्राफ हम देखें जो ये बताएगा हमें कि किस तरीके से बिहार और ओडिशा जो है ये 2 सबसे पुअरेस्ट स्टेट में आते हैं, जिनका पॉवर्टी रेशियो 33.7 और 32.6% है रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे हम सबसे पहले ग्राफ को देखते हैं और यहाँ पे लोकेट करने की कोशिश करते हैं बिहार को और ओडिशा को। जैसे कि आप देख सकते हो ये इकोनॉमिक सर्वे से 2017-18 के सोर्स से लिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 33.7 और 32.6 रिस्पेक्टिवली फॉर बिहार एंड ओडिशा यहाँ पे पॉवर्टी रेशियो देखने को मिल रहा है। हालांकि इसके नियर बाय भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जैसे असम, जैसे मध्य प्रदेश और जैसे यूपी, मगर उसके बाद भी ये दोनों स्टेट्स सबसे ज़्यादा पॉवर्टी अपने साथ लेके चलते हैं। अलॉन्ग विथ रूरल पॉवर्टी, अर्बन पॉवर्टी जो है ये भी बहुत ज़्यादा है ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में। ये चीज़ हमको यहाँ पे जानने को मिली। अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे केरला, महाराष्ट्र, आंध्रा, तमिलनाडु, गुजरात और वेस्ट बंगाल में एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखने को मिला है पॉवर्टी में। वहीं पंजाब, हरियाणा जैसे स्टेट्स में जो कि ट्रेडिशनली सक्सीड हुए थे इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन आपको पता होगा जब आया था तो इनको सबसे ज़्यादा इस ग्रीन रिवॉल्यूशन का लाभ हुआ था, एंड बिकॉज ऑफ दिस हाई एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट दे वर सक्सेसफुल इन डिक्रीजिंग द पॉवर्टी। इसी के बाद में अगर केरला की बात करें तो इनका सबसे फोकस्ड प्लान चलता है ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ पे लैंड रिफॉर्म मेजर्स जो हैं उस कारण से पॉवर्टी रिड्यूस करने में इनको मदद मिली। वहीं अगर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पे पॉवर्टी कम हो पाई ड्यू टू देयर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स। ये वही पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको हम पीडीएस के नाम से पढ़ते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब यहाँ पे जो फूड ग्रेन्स हैं वो सस्ते दामों पे लोगों तक उपलब्ध करवाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ फेयर प्राइस शॉप्स। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर ग्लोबल पॉवर्टी सिनारियो की दोस्तों बात करें तो जो लोगों का प्रपोर्शन है अलग अलग कंट्रीज में इन एक्सट्रीम इकोनॉमिक पॉवर्टी, जो कि वर्ल्ड बैंक ने डिफाइन की है कि अगर $1.9 पर डे से कम कोई कमाता है तो उसे बिलो पॉवर्टी लाइन मान लिया जाएगा, जिसका परसेंटेज 36 से गिर के 10% हुआ है वर्ल्ड लेवल पे। ये 36% 1990 में था और ये 10% 2015 तक बचा। तो हमने यहाँ पे ये तो देखा कि एक बहुत सब्सटेंशियल रिडक्शन हुआ है ग्लोबल पॉवर्टी में। ऑफ कोर्स आप देख सकते हो 26% का फ्रॉम 1990 टू 2015, दैट इज राइट आफ्टर 1990। अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना टाइम पीरियड लग रहा है आपको? एग्जैक्टली उतना ही है, ये नियर अबाउट 25 ईयर्स। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक बहुत
सब्सटेंशियल रिडक्शन ग्लोबल पॉवर्टी में देखने को मिला, मगर अगेन इट इज मार्क्ड विद ग्रेट रीजनल डिफरेंसेस। कुछ कंट्रीज ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा, कुछ कंट्रीज ने बहुत बुरा परफॉर्म करा। जैसे अगर चाइना की बात करें तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ पुअर्स हैं दे हैव कम डाउन फ्रॉम 88.3% इन 1981 टू 14.7% इन 2008 और 0.7% इन 2015। वहीं अलग अलग साउथ एशिया कंट्रीज की बात करें, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान, तो ये जो डिक्लाइन है इट हैज ऑल्सो बीन रैपिड, दैट इज 34% 2005 और 16.2 इन 2013। तो काम अच्छा है, मगर ये हम देख सकते हैं कि चाइना के कंपैरेटिव में हम अभी भी बहुत पीछे हैं। इसी कारण से यहां लिखा भी हुआ है कि पॉवर्टी जो डिक्लाइन हुई है इन चाइना इट इज ऑन सब्सटेंशियल लेवल। और वहीं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की अगर बात करें तो एज अ रिजल्ट ऑफ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मासिव इन्वेस्टमेंट्स इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हम लोग हमारी पॉवर्टी को कम कर पाए। तो ये तो बात हो गई ग्लोबल पॉवर्टी सिनारियो के बारे में। यहां पे अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो पुअर का परसेंटेज डिक्लाइन हुआ है ये कितना हुआ है। ओवरऑल जो नंबर ऑफ पुअर है ये भी सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन होकर 510 मिलियन से अप्रोक्सीमेटली इन 2005 रह चुके हैं अब सिर्फ 274 मिलियन इन 2013। अब क्योंकि हर देश अपनी पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन अपने तरीके से तय करता है, उसी तरीके से पॉवर्टी जो है इंडिया में ये भी ज्यादा बताई जाती है देन द नेशनल एस्टिमेट्स। खैर, ये तो बात हुई कि किस तरीके से देश अलग अलग मापते हैं, मगर यहां पे हमें पता होना चाहिए कि जो हेड काउंट रेशियो का कंपैरिजन है अमंग सम सिलेक्टेड कंट्रीज वो क्या है। जैसे अगर हम नाइजीरिया की बात करें तो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हु अर्न बिलो $1.9 अ डे, जो कि 2011 परचेसिंग पावर पैरिटी के थ्रू लिया गया है, नाइजीरिया में 53.5% लोग हैं, इंडिया में ये सिर्फ 21.2% लोग हैं, मगर बांग्लादेश में ये सिर्फ 14.8। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से इंडिया को अभी भी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। इसी के साथ यहाँ पे अगर आप लोगों का शेयर देखना चाहते हो हु आर लिविंग ऑन $1.9 अ डे, जो कि डाटा है 2005-15 का, तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि जो सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज है यहाँ पे जो शेयर है लोगों का ये कितना ज्यादा है। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी भी ये कितना ज्यादा है। वहीं अगर चाइना का आप देखोगे तो आज आप इसको लगभग सबसे नीचे पाओगे। इसी के साथ साउथ एशिया ये लगातार डाउनवर्ड ट्रेंड पे, जैसा कि आप ये देख पा रहे हो, और लैटिन अमेरिका और कैरिबियन अगेन एक बहुत ही बड़े डाउनवर्ड ट्रेंड पे आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे हम सारे अगर कंपैरिजन करें नंबर ऑफ पुअर का बाय रीजन, अगेन $1.9 पर डे इन मिलियंस में, तो यहाँ पे आप और क्रिस्टल क्लियर चीज देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे चाइना रिसाइड कर रहा है, किस तरीके से यहाँ पे ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक, यहाँ पे लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन, उसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे साउथ एशिया, और उसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा सब सहारन अफ्रीका। तो यहाँ पे अगेन चाइना हम सबको बीट कर रहा है। अगर कॉजेज ऑफ पॉवर्टी की बात करें जो एनसीईआरटी हमको बताती है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा ना होना या लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, जो एक साइकिल ऑफ पॉवर्टी है ये अगेन ट्रिकल डाउन होती है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ में हम पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इरेगुलर स्मॉल इनकम, जैसा कि हमने देखा कि जो स्मॉल फार्म लेबरर्स होते हैं दे डोंट हैव वर्क थ्रू आउट द ईयर, जो कि इनके लिए सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज हमें देखने के लिए मिल रही है, सोशो कल्चरल फैक्टर्स एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, ये सारी चीजें बहुत बड़े कारण हैं पॉवर्टी के। अब बात करते हैं एंटी पॉवर्टी मेजर्स। जो करंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटेजी है गवर्नमेंट की, वो बेसिकली 2 पैरामीटर से आप ऑब्जेक्टिव्स पे बेस्ड है। सबसे पहला, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करो, लोगों के वेजेस जनरेट करो, लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो ताकि लोग अपना भरण पोषण खुद कर पाएं। वहीं एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम चला के टारगेटेड, इसके थ्रू भी हमारी सरकार निरंतर कोशिश करती है कि किसी भी तरीके से पॉवर्टी को कम किया जा सके। अब अगर आप एंटी पॉवर्टी मेजर्स को जानना चाहते हो तो इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर सकते हैं। जैसे 6th 5-year प्लान की अगर मैं बात करूं तो यहां पे गरीबी हटाओ लाया गया था। ये गरीबी हटाओ बहुत ही फेमस नारा हुआ था बाय द इंदिरा गांधी जी। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये भी एक बहुत फेमस प्रोग्राम है जिसको चलाया गया था अगेन फॉर एंटी पॉवर्टी मेजर्स। इंटीग्रेटेड रूरल
डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसी के साथ में जो एमजी नरेगा एक्ट लाया गया, ये भी लोगों को नौकरी देने के लिए लाया गया था, अनस्किल्ड लेबरर्स जो हैं हमारी सोसाइटी में उनको। इसी के साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसके थ्रू ग्राम की सड़क बनाई जा रही है, इसको लाया गया। सौभाग्य स्कीम अगर आप जानते हो, अगर आप आगे चल के पढ़ोगे और करंट अफेयर्स में, तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इसी के साथ सिर्फ यही नहीं, एग्रीकल्चरल फैसिलिटीज़ बहुत सारी प्रोवाइड की गई। एमएसएमई के लिए आज हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है, क्योंकि इससे जुड़े हुए जो इनफॉर्मल लेबरर्स होते हैं, ये सबसे ज़्यादा मार झेलते हैं पॉवर्टी की। इनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी भी नहीं होती। इसी के साथ में जो ओल्ड एज लोग हैं, उनके लिए ओल्ड एज पेंशन चलाना, इस तरीके की स्कीम्स भी हमारी सरकार लेके आती है, जिसको आप सोशल सिक्योरिटी के अंडर में ले सकते हो। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम या प्रोग्राम, इसी के साथ प्रधानमंत्री स्वनिधि। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारी स्कीम्स देखने को मिलेंगी जो कि एंटी पॉवर्टी के लिए लाई गई हैं। नाउ देयर आर ऑफ कोर्स चैलेंजेस अहेड, जैसे हेल्थ केयर को प्रोवाइड करवाना, एजुकेशन प्रोवाइड करवाना। आज हम जानते हैं कि वुमेन वर नॉट प्रोवाइडेड एक्सेस टू एजुकेशन एज कंपेरेटिव टू मैन इन आवर सोसाइटी। सभी के लिए जॉब सिक्योरिटी देना, जेंडर इक्वलिटी के लिए काम करना और डिग्निटी बनी रहे पुअर की, इस पे काम करना। बट डिस्पाइट द प्रोग्रेस, जो पॉवर्टी रिडक्शन है, इट रिमेन्स इंडियाज मोस्ट कंपेलिंग चैलेंज। यहां पे वाइड डिस्पैरिटीज हमको देखने को मिलती हैं पॉवर्टी में, जो कि विजिबल है इन रूरल एंड अर्बन एरियाज एंड अमंग डिफरेंट स्टेट्स। कुछ सोशल और इकोनॉमिक ग्रुप्स हैं डेट आर मोर वनरेबल टू पॉवर्टी, जिनको हम जानते हैं, जैसा अभी हमने एससीज और एसटीज के बारे में पढ़ा। इसी के साथ पॉवर्टी रिडक्शन जो है, ये ऐसा माना जाता है कि नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स में बहुत अच्छी प्रोग्रेस करेगा। जैसे कि मैंने आपको अभी बहुत सारी स्कीम्स बताई जो हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, मगर ये जब भी पॉसिबल हो पाएगा हॉलिस्टिक मैनर में, जब इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ पाएगी, जब हम यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन, जैसा कि हमने राइट टू एजुकेशन एक्ट लाके करने की कोशिश करी, जब हम सबको एलिमेंट्री एजुकेशन दे पाएंगे, जब हम पॉपुलेशन ग्रोथ को डिक्लाइन कर पाएंगे। ये दोस्तों सदर्न स्टेट्स जो है इंडिया की, ये कर पाई हैं अभी तक, मगर जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं वो पूरी तरीके से पॉपुलेशन कंट्रोल में फेल हो चुकी हैं, जिस पे हमें सोचने की जरूरत है। हमें आज वुमेन को एम्पावर करने की जरूरत है और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है हमारी सोसाइटी का, उसको एम्पावर करने की जरूरत है। उम्मीद करता हूं पॉवर्टी से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीजें मैं डिलीवर कर पाया हूं। अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक, feel free to ask in the comment. In the end, keep shining. Have a good day.